और ना कर यार। यार एक तो ये बहुत मसला है इनकी, पता नहीं कब रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनकी खत्म होगी। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम तक हमने, हाँ, क्वेश्चंस जो दिए हुए थे उसमें मैंने कहा था कि हम जर्नल जो बना हुआ होगा तो वहां से। अटेंडेंस नहीं लेनी। जी, अटेंडेंस नहीं हुई। अटेंडेंस जानू, जरा थोड़ा सा मेरा अटेंडेंस लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। बीच बीच में मैं करूंगा सवाल, यस अगर सर। उसमें किसी ने जवाब दिए तो उसकी प्रेजेंट लगती रहेगी, ना हुए तो बेशक वो उसने ज्वाइन भी किया हुआ हो, उसकी मैं लगा दूंगा एब्सेंट। सर ठीक आप है। एलएमएस पे अटेंडेंस हमारी शो नहीं होती। क्या चीज? सर एलएमएस पे हमारी जो प्रेजेंट है वो शो नहीं हो रही होती। अब हो सकता है कि शुरू के एक दो लेक्चर्स में तो मैंने सबकी ही प्रेजेंट लगा दी थी, उसके बाद से फिर मैंने ये जरा थोड़ा सा रूल चेंज किया है। अटेंडेंस वैसे कॉल नहीं करूंगा, साथ साथ में जब पढ़ा रहा हूंगा तो पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन करूंगा। जिस किसी ने जवाब दिया तो ठीक, जिसने 3 दफा नाम कॉल करने के बावजूद जवाब ना दिया तो उसकी हम लगा दिया करेंगे एब्सेंट, बेशक जो है वो मौजूद हो या ना हो। ठीक है। यस अच्छा, सर। ओके सर, ठीक है, गुड हो गया। ओके सर। तो लास्ट टाइम तक हमने जो क्वेश्चंस सॉल्व किए थे उनके हमने बनाए थे जर्नल, और मैंने आपसे कहा था कि आपने इसी तरह ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करके और उसके जर्नल तक जो है वो आपने बात पहुंचानी है, ताकि वहां से फिर हम लेजर में देखें कि लेजर में कैसे उसको पोस्ट किया जाता है, और उसको हम ट्रायल बैलेंस में फिर आगे कैसे रिकॉर्ड करते होते हैं। तो अच्छा जी, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, इसको हम हटा लेते हैं।
अच्छा, जो लेजर होता है वो मेन बुक है आपके अ, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है उसकी मेन बुक है। जो जर्नल है, जर्नल बेसिकली इज द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। सबसे शुरू शुरू में जहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग करनी है, जहाँ पे आपने चीज़ों को पुट करना है, वो जर्नल है। जर्नल ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है। और जो लेजर है, लेजर बेसिकली इज द मेन बुक ऑफ एंट्री, जहाँ से फिर आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, जिस पे सारा प्रोसेस जो है वो डिपेंड कर रहा होगा। मेन इसको बनाने का तरीका वो तो खैर थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका पूरा प्रॉपर जो है वो फॉर्मेट अलहदा है, लेकिन हम इसको अगर शॉर्टर वर्जन में अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह टी की फॉर्म जो है ये बेसिकली अडॉप्ट कर लेगा। जिस जिस चीज की एंट्री हमने जर्नल में की थी, जो जो चीज जर्नल में अपीयर हो रही थी, वो चीज उसका एक अलहदा से हम अकाउंट क्रिएट करते होते हैं। इट्स जस्ट लाइक ओपनिंग अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच सेपरेट कस्टमर इन अ बैंक। जो भी बैंक में कस्टमर आएगा उसका एक सेपरेट अलहदा से एक अकाउंट प्रिपेयर होगा, मेंटेन होगा। जो ट्रांजैक्शन भी वो करेगा, मैं हूं जैसे सपोज, तो मैं जो भी ट्रांजैक्शन करूंगा मेरा वहां पे अकाउंट अलहदा से प्रिपेयर किया जाएगा, और मेरे अकाउंट में सवाए मेरे और किसी भी इंडिविजुअल की के पैसों की ट्रीटमेंट जो है वो नहीं की जाएगी। ना पैसे वसूल करते हुए, ना पैसे जो है वो वहां पे अगर मैं डिपॉजिट करवाऊंगा तो वो भी मेरे अपने अलहदा इंडिविजुअल अकाउंट में जाएंगे, और अगर मैं पैसे उसमें विदड्रॉ करवाऊंगा तो भी मेरा अकाउंट ही इफेक्ट होगा और किसी का नहीं होगा। इसी तरह जब हम ये बना रहे होते हैं, टी अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तो एसेट्स तो सारे ही हैं, लेकिन फर्नीचर एक अलहदा एसेट है, व्हीकल एक अलहदा एसेट है, डेटर एक अलहदा एसेट है, कैश एक अलहदा एसेट है। कैश यूजुअली जब भी हम लिखते होते हैं तो कैश बेसिकली लिखा जाता है उस उस पैसे के लिए जो कि आपके पास फिलहाल जेब में मौजूद है, और बैंक उस पैसे के लिए हम टर्म यूज करते हैं जो कि आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो एक ही एसेट है पैसा। पैसा अगर आपके पास है, जेब में मौजूद है, तो उसकी ट्रीटमेंट कुछ और है, और अगर वो मौजूद है उसमें बैंक में, तो हम उसको नाम जो है वो डिफरेंट दे रहे हैं। तो सेम जो है वो जो ट्रीटमेंट वो बाकी एसेट्स के लिए भी, एक्सपेंसेस सारे ही एक्सपेंसेस हैं, लेकिन वो एक्सपेंस जो कि आपने सैलरी दी है तो उसकी ट्रीटमेंट अलहदा होगी, और अगर आपने रेंट पे किया है तो उसकी ट्रीटमेंट अलहदा है, और अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है तो उसका एक्सपेंस अलहदा से रिकॉर्ड होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे की है तो उसका एक्सपेंस अलहदा रिकॉर्ड होगा, वगैरह वगैरह। तो क्लासिफिकेशन में हमने जब डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, तो डेफिनेशन में जो सबसे पहली बात की थी वो ये की थी कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग हमने लास्ट टाइम देख ली कि कैसे की जाती है, और आपने
जो असाइनमेंट थी, असाइनमेंट में भी देख लिया होगा कि जो रिकॉर्डिंग है वो कैसे की जाती है। और आज हम ये देख लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, और हर एसेट के लिए, हर एक्सपेंस के लिए, हर इनकम के लिए, हर लायबिलिटी के लिए अकाउंट जो होगा वो उसका सेपरेट हमें ओपन करना पड़ेगा। तो एक एक करके जो ट्रांजैक्शन है उसको हम ज़रा अब देखना शुरू कर देते हैं कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड कैसे की जाएंगी, और उसकी यहाँ पे जब हम एंट्री कर रहे होंगे तो उसकी यानी कैसे रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अभी भी वही रहेंगे। कोई एसेट है तो एसेट पहले भी जब इंक्रीज हुआ था तो वो डेबिट हुआ है, तो जब हम उसके अपने अकाउंट में उसकी ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो वो तब भी डेबिट ही होगा। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चेंज नहीं होने वाले हैं, वो वैसे ही रहेंगे जैसे कि हमने आज तक, अभी तक जो है वो हमने यूज किए हैं। तो सबसे पहले जो है वो जो पहली एंट्री थी, उस पहली एंट्री में ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 18,000 इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल स्टॉक। तो अब पहली जो जर्नल एंट्री थी उसमें दो चीजें अपीयर हो रही थी, एक तो बैंक अकाउंट अपीयर हो रहा था और एक कैपिटल स्टॉक अपीयर हो रहा था। तो हम क्या करेंगे कि जर्नल एंट्री में दो आइटम्स अपीयर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन दो आइटम्स के दो अकाउंट्स जो है वो ओपन कर लिए जाएंगे। एक का नाम होगा बैंक और एक का नाम है कैपिटल स्टॉक। तो ये तो दो अकाउंट ओपन हो गए, जर्नल एंट्री पास की, जर्नल एंट्री में आइटम्स दो थे, तो हम वहां पे भी दो ही अकाउंट्स ओपन करेंगे। बैंक यहां पे भी डेबिट था, तो बैंक अपने अकाउंट में भी डेबिट साइड पे ही अपीयर होगा, और अमाउंट जो थी उसकी वो 18,000 थी। और कैपिटल स्टॉक जर्नल एंट्री में भी क्रेडिट साइड पे था, तो ये अपने अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पे ही अपीयर होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चेंज नहीं होने वाले हैं। बैंक अगर वहां पे डेबिट कॉलम में लिखा हुआ है तो बैंक अपने अकाउंट में भी डेबिट साइड पे अपीयर होगा, और अगर कैपिटल स्टॉक जर्नल में क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट कॉलम में हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो कैपिटल स्टॉक अपने अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पे ही इसकी अमाउंट अपीयर होनी है। तो एज सच जब अकाउंट बना रहे होते हैं हम, तो अकाउंट बनाते हुए चीजें, रूल्स वही रहते हैं, रूल्स चेंज नहीं होते। अब नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं कि हमारे पास जो एंट्री नंबर बी थी, बैंक डेबिट हो रहा था और कैपिटल स्टॉक क्रेडिट हो रहा था, तो बैंक में हमने डेबिट साइड पे अमाउंट रिकॉर्ड की, कैपिटल स्टॉक में हमने क्रेडिट साइड पे अमाउंट की रिकॉर्ड की। अब इसमें और उसमें जो पहला फर्क है वो ये है कि जर्नल में आप किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट्स जो है वो आप रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में आप किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, जबकि लेजर में इंडिविजुअल इफेक्ट सिर्फ रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। बैंक के अकाउंट में सिर्फ बैंक की अमाउंट आई है, कैपिटल स्टॉक की अमाउंट अलहदा से रिकॉर्ड की गई है। तो हमने एक ही इफेक्ट को स्प्लिट कर दिया है। ये पहला डिफरेंस है। जब आप जर्नल से लेजर की तरफ या जर्नल से अकाउंट्स की तरफ जब मूव करते हैं, तो उस इंडिविजुअल अकाउंट से, उस इंडिविजुअल चीज से जो चीज रिलेटेड होती है, सिर्फ वही रिकॉर्ड की जाती है, अदर देन दैट और कोई चीज रिकॉर्ड
नहीं की जाती। जैसे मैंने अभी आपको बैंक की एग्जांपल दी थी कि मेरे अकाउंट में सिर्फ मेरे डिपॉजिट करवाए हुए पैसे या मेरे अकाउंट में सिर्फ मेरी विदड्रॉ की हुई अमाउंट आएगी, अदर देन दैट और अमाउंट वहां पे नहीं आने लगी है। क्लियर है जी? यस सर। अच्छा, फिर सेकेंडली जर्नल एंट्री नंबर 2, सप्लाईज परचेज की थी हमने, परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज। तो उसकी जर्नल एंट्री हमने ये पास की थी कि सप्लाईज क्योंकि हमारा एसेट होता है तो एसेट को हम डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, और अकाउंट्स पेबल क्योंकि हमारी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते होते हैं, क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। अब ना सप्लाईज का अकाउंट हमारे पास है ना अकाउंट्स पेबल का अकाउंट हमारे पास है, तो ये दोनों अकाउंट हमें अलहदा से नए अकाउंट इनके क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि इनका अकाउंट हमारे पास मौजूद नहीं है। एक सप्लाईज का अकाउंट मौजूद नहीं था और एक जो है वो अकाउंट्स पेबल का अकाउंट हमारे पास मौजूद नहीं था। ये दो अकाउंट्स हमारे पास मौजूद नहीं थे, इनको हमने क्रिएट कर लिया। सप्लाईज जो हैं जर्नल एंट्री में भी, सप्लाईज जर्नल एंट्री में भी डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड हुई है, अपने अकाउंट में भी हम इसको डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे। और अकाउंट्स पेबल जर्नल में भी क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड किया गया है तो इसको हम इसके अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे। एक तो हर चीज का अपना अपना अकाउंट खोल लिया हमने, नंबर 1। नंबर 2, जर्नल में वो जिस जगह मौजूद है वो चीज उसी जगह पे हमने उसकी पोस्टिंग की है। अच्छा, जर्नल में चीजों के रिकॉर्ड करने को रिकॉर्डिंग कहते हैं, जर्नल में लिखने को रिकॉर्डिंग कहते हैं। जब हम जर्नल से उसको ट्रांसफर करते हैं लेजर में, जर्नल से ट्रांसफर करते हैं जब लेजर में और अकाउंट में लिखते हैं तो इस चीज को पोस्टिंग कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स फिर मैं एंड पे जो अभी मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं जो सीखने के हैं, ये साथ साथ में मैं एंड पे आप लोगों के साथ यहाँ पे इंडिविजुअल ये इसी उसमें मैं पॉइंट भी लिख दूंगा कि भाई ये चीज ऐसी है जो कि सीखने वाली है। तो पहली चीज 3200 था, 32,000 था, 3200। 3200 है, ठीक है जी। 3200। अच्छा जी, फिर इसके बाद ट्रांजैक्शन सी। ट्रांजैक्शन सी में क्या हो रहा है कि हमने क्रेडिटर को अमाउंट पे की है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और बैंक अकाउंट भी डिक्रीज हो रहा है। अकाउंट्स पेबल को 1800 से हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया हुआ है और बैंक अकाउंट को हमने 1800 से क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास अकाउंट्स पेबल का अकाउंट भी क्रिएट हुआ है, मौजूद है, और बैंक अकाउंट भी हमने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, इसका अकाउंट भी हमें हमारे पास मौजूद है। तो ये नए अकाउंट्स ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ये अकाउंट्स हमारे पास क्रिएट हुए हैं, तो हमें नए अकाउंट अलहदा से क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट 1800 से क्रेडिट हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो अकाउंट्स पेबल है उसका अकाउंट भी हमारे पास पहले से क्रिएट हुआ है तो हम यहाँ पे, और वो डेबिट हो रहा था जर्नल में, तो यहाँ पे भी उसको डेबिट साइड पे ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गई ट्रांजैक्शन सी। फिर ट्रांजैक्शन डी थी।
इसमें क्या हो रहा है कि बिजनेस जो है वो उसने कमीशन जो था वो उसने कमाया है, तो कैश एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, कैश का अकाउंट हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है, और सेल्स कमीशन का भी अकाउंट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये दोनों अकाउंट्स जो है ये हमें क्रिएट भी करने पड़ेंगे। कैश जर्नल में भी डेबिट साइड पे अपीयर हो रहा था, तो यहाँ पे भी 36,750 से डेबिट साइड पे अमाउंट अपीयर होगी। और यहाँ हम लिखेंगे कैश कि भाई ये जो अकाउंट है ये अकाउंट बेसिकली कैश का है। और अकाउंट और कमीशंस का, सेल्स कमीशंस का भी हमारे पास अकाउंट मौजूद नहीं था। सर वो इनकम नहीं लिखेंगे आप? हाँ, इनकम भी लिख सकते हैं, लेकिन अब इनकम भी बहुत से तरीके की हो सकती है। अभी कौन सी वाली इनकम है, तो अगर हम बता दें कि यार ये कौन सी वाली इनकम है तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि इनकम सेल्स कमीशन भी हो सकती है, इनकम खाली सेल्स भी हो सकती है, इनकम जो है वो इंटरेस्ट अर्नड भी हो सकता है, इनकम जो है वो डिविडेंड रिसीव्ड भी हो सकता है, इनकम जो है वो डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो इनकम भी बहुत से तरीके की हो सकती है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि अगर हम जो इनकम हमें मिल रही है हम उसी इनकम को अलहदा से मेंशन करें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि बैंक भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है, लेकिन हमने बैंक का अकाउंट अलहदा ओपन किया, कैश का अकाउंट अलहदा ओपन किया, क्योंकि दोनों एसेट्स की नेचर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। ओके सर। अगर खाली इनकम लिख देंगे तो भी ठीक होगा, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि अगर हम जिस किस्म की इनकम हुई है उस इनकम का हम अलहदा से नाम लिखें। अच्छा, फिर इसने एक्सपेंस पे किए। एक इसने ऑफिस रेंट वाला जो एक्सपेंस है वो इसने पे किया, और एक इसने जो है वो पे जो किया है वो पे इसने कैश के थ्रू किया है। तो हम क्या करेंगे कि कैश का अकाउंट तो हमारे पास पहले से मौजूद है, रेंट का अकाउंट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो रेंट का अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और कैश का अकाउंट हमारे पास क्योंकि पहले से है और वो जर्नल में भी क्रेडिट साइड पे अपीयर हुआ था, जर्नल में भी क्रेडिट साइड पे अपीयर हुआ था, तो वो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पे ही अपीयर होगा। और ऑफिस जो रेंट है उसका अकाउंट क्योंकि हमारे पास नहीं था, तो ऑफिस रेंट का हम एक अकाउंट अलहदा से क्रिएट कर लेंगे। और ऑफिस रेंट क्योंकि जर्नल में भी डेबिट साइड पे अपीयर हो रहा था, तो यहाँ पे भी हम उसको डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। तो वही रूल जो वहां तक वहां चलते आ रहे हैं, जर्नल अगर आप ठीक बना लेते हैं तो आपको आगे अकाउंट्स क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्क सिर्फ ये होगा कि अगर कोई किसी चीज का अकाउंट पहले से मौजूद नहीं है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर उसका अकाउंट पहले से मौजूद है तो आप सिंपली उस अकाउंट को जो है वो आप यानी दोबारा लिख सकते हैं, और एंड दैट्स इट। फिर है जी पेड डिविडेंड्स। और डिविडेंड्स जो हैं वो 3,000 के उन्होंने पे किए हैं। डिविडेंड्स का अकाउंट हमारे पास मौजूद नहीं है, बैंक का अकाउंट बहरहाल हमारे पास मौजूद पहले से है। तो 3,000 की अमाउंट है जो कि बैंक, यहां याद रहे कि जर्नल में क्रेडिट साइड पे अपीयर हो रहा है, तो जब हम वो बनाएंगे उसके अकाउंट में जाएंगे तो अकाउंट में भी बैंक के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट साइड पे ही अपीयर होगी 3,000 से। और क्योंकि डिविडेंड्स का अकाउंट हमारे पास मौजूद नहीं है पहले से, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड्स का एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। और फिर हमारे हाँ सॉरी, ये वहां पे भी जर्नल में भी डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पे भी डेबिट साइड पे अमाउंट इसकी अपीयर होगी।
अच्छा, और फिर हमारे पास जो एंट्री है उसमें दो एक्सपेंसेस पे किए हुए हैं, एक ऑटोमोबाइल रेंट एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, और कैश है। तो कैश का अकाउंट तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये जो ऑटोमोबाइल रेंट एक्सपेंस है और जो मिसलेनियस एक्सपेंस है, इनके अकाउंट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इनके हमें अकाउंट्स अलहदा से हमें करने पड़ेंगे क्रिएट। तो एक तो जो था वो ऑटोमोबाइल एक ऑटोमोबाइल रेंट था, और एक अकाउंट जो है वो हमें और सर ये क्रिएट ऑफिस रेंट पे अगर एक ही हम कॉलम बना लें रेंट का, उसमें नहीं आ सकता ये? जी। खाली रेंट की हाँ, हम अब अगर देखें, एंट्री बना लें। यहाँ पे जो मसला है वो ये है कि रेंट भी, अभी हमने ऊपर भी एक रेंट देखा था, वो ऑफिस रेंट था। अब ये ऑटोमोबाइल रेंट है। तो अब रेंट भी डिफरेंट तरह के हो सकते हैं यार। ये फैक्ट्री का रेंट है, ये ऑफिस का रेंट है, ये गाड़ी का रेंट है, ये इक्विपमेंट का रेंट है, किस चीज का रेंट है? ठीक है, ठीक है। यस सर, ठीक है। अच्छा, ऑटोमोबाइल रेंट तो ऊपर हमने लिख लिया, मिसलेनियस जो है, मिसलेनियस एक्सपेंस जो है, मिसलेनियस एक्सपेंस जो था वो उसकी अमाउंट यार याद नहीं रहा रही मुझे, 35 और पता नहीं कितनी थी, 25 थी ऑटोमोबाइल रेंट की, 1200 थी मिसलेनियस की। ऑटोमोबाइल रेंट जो था वो है 2500, यानी ये याद क्यों नहीं आ रहा? अच्छा जी, 2500 थी ऑटोमोबाइल रेंट की अमाउंट, और ऑटोमोबाइल रेंट वहां पे भी डेबिट था, यहाँ पे भी डेबिट हो जाएगा, और मिसलेनियस एक्सपेंस वहां पे भी डेबिट था 1200 से, डेबिट कॉलम में अपीयर हो रहा था, यहाँ पे भी वो डेबिट कॉलम में अपीयर होगा। कैश का अकाउंट हमें अलहदा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैश हमारे पास पहले से ही अकाउंट बना हुआ है, और वो वहां पे क्रेडिट हो रहा है तो वो यहाँ पे भी क्रेडिट ही होगा। अमाउंट अलहदा अलहदा करके लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, इकट्ठी लिखना चाहें तो भी मसला नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। अलहदा अलहदा ही लिखें तो बेहतर, अप्रोप्रिएट और मुनासिब। ठीक है जी। तो ओके सर। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 1200। जी, कोई क्वेश्चन था? नहीं सर। अच्छा, फिर ऑफिस सैलरीज उन्होंने पे की। ऑफिस सैलरीज भी हमारा एक एक्सपेंस है, इसका अकाउंट भी हमारे पास पहले से मौजूद नहीं है। कैश का अकाउंट हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हमें नया अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैश के अकाउंट में 3750 की अमाउंट हम वैसे ही जैसे मौजूद है वैसे ही पेस्ट कर देंगे, 3750। और हमारे पास ऑफिस सैलरीज का अकाउंट क्योंकि मौजूद नहीं है, तो ऑफिस सैलरीज जो हैं
अमाउंट यार मैं भूल गया हूँ, कितनी थी? 3700। 3750। यस सर। तो पहली चीज जो आज की जो याद रखने की है वो ये है कि पहली चीज जो याद रखने की अभी तक की जो हमने डिस्कस की वो ये है कि ये जो सेम बल्कि नहीं, जर्नल is the original book of entry, or ledger is the main book of entry. Ledger has many accounts. ये जितने भी हमने बनाए हैं ये अकाउंट बनाए थे, ये जिस एक बुक में होंगे उसको हम लेजर कहेंगे। जैसे आपकी अपनी बुक होती है तो बुक में बहुत से चैप्टर्स होते हैं, तो बुक भी एक लेजर है जिसमें 10 और 12 और 25 और 30 डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो इसी तरह लेजर में जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स मौजूद होते हैं। ये अकाउंट्स जिस एक बुक में है उस एक बुक को हम लेजर कहते होते हैं। अच्छा, फिर जो जर्नल में और इसमें पुटिंग entries in journal is called recording, or transferring entries from journal to लेजर, या जो अकाउंट्स होते हैं इज कॉल्ड पोस्टिंग। अब ये टर्मिनोलॉजी है जैसे आपकी जो वाकफियत है वो आपकी होना ज़रूरी है। अच्छा, फिर जो है वो ज़रूरी बात जो है वो ये है कि every both aspects of each transaction is recorded in a journal, while individual aspect of a transaction is posted to each individual account। हर अकाउंट में उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट जाएगा। ये वो बातें हैं जो कि सीखने वाली हैं, याद रखने वाली हैं। रूल्स of debit and credit will apply to each account same as it applied in the journal। वो अभी हमने देख भी लिया है कि जर्नल में अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही थी तो वो अपने अकाउंट में भी डेबिट होगी, अगर वो जर्नल में कोई चीज़ क्रेडिट हो रही थी तो वो अपने अकाउंट में भी क्रेडिट होगी।
फिर जर्नल में बिकॉज ईच ट्रांजैक्शन हैड ड्यूअल एस्पेक्ट, जर्नल में क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, इन दी journal things will balance automatically। हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। जब हम जर्नल बना रहे थे तो जर्नल बनाते हुए ये देखें, अगर 3700 डेबिट साइड पे है, 3700 डेबिट साइड पे है तो 3700 क्रेडिट साइड पे ऑटोमेटिकली आ गया था। ठीक है, अगर Yes, sir. यहाँ पे 3000 था डेबिट साइड पे तो 3000 ही क्रेडिट साइड पे था, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो चीजें डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते थे। लेकिन जब हम लेजर में मूव हमने किया, अभी अकाउंट्स पेएबल को ही देख लें, कोई एक अकाउंट भी ऐसा नहीं है जो कि बैलेंस हो रहा हो। 18,000 डेबिट साइड पे है और सिर्फ 4,800 क्रेडिट साइड पे है बैंक के। कैपिटल स्टॉक की डेबिट साइड पे है ही कुछ नहीं, सप्लाईज की डेबिट साइड पे है ही कुछ नहीं, अकाउंट्स पेबल 3200 क्रेडिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है। और सेम इसी तरह कैश में भी है कि क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे बहुत ज्यादा अमाउंट है 36,750 है, और क्रेडिट साइड पे थोड़ी बहुत अमाउंट है 36,750 तो किसी सूरत में नहीं है। सेल्स कमीशन में भी डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, ऑटोमोबाइल डिविडेंड और ऑफिस रेंट के क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो मिसलेनियस एक्सपेंस के और ऑफिस सैलरीज के भी क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो जब ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे तो चीजें खुद ब खुद बैलेंस हो रही थी, बट व्हेन पोस्टिंग द ट्रांजैक्शंस in a ledger, because only one aspect was transferred, it will not balance automatically। खुद से बैलेंस नहीं होगा। सो an account will need to be balanced by an accountant। आपको उसको खुद बैलेंस करना पड़ेगा और इसको बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स कहते होते हैं। अब ये काम कैसे किया जाता है? ये काम ऐसे होगा कि मसलन बैंक में डेबिट साइड हैवी है, जो साइड हैवी हुआ करेगी हम उसको हाईलाइट कर देंगे। बैंक में डेबिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड पे अमाउंट सिर्फ जो है वो 4800 है, तो हम क्या करेंगे, हैवियर साइड में से जो लाइटर साइड है उसको हम माइनस करेंगे। 18,000 में से जब आपने 4,000 और 800 माइनस किए, 18,000 में से जब आपने 4,800 माइनस किए तो आपके पास जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस है 13,200। ये बैलेंस है और इसके साथ लफ्ज बाकायदा तौर पे बैलेंस का लिखा भी जाएगा कि भाई ये अमाउंट हमारे पास ऑटोमेटिकली नहीं आई, ये अमाउंट हमें बाकायदा तौर पे खुद से कैलकुलेट करनी पड़ी है, वरना ये थी नहीं। इसी तरह कैपिटल स्टॉक की क्रेडिट साइड हैवियर थी और डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं था, तो हमें यहां पे बैलेंस प्लेस करना पड़ेगा और उस बैलेंस को, जिसकी अमाउंट 18,000 है,
ये 18,000 इस तरह हमें लिखना पड़ेगा, बैलेंस प्लेस करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़, और साथ में बैलेंस लिखने की वजह ये है कि भाई ये बैलेंसिंग फिगर है, दोनों साइड्स बराबर नहीं आ रही थी, हमने ये साइड बराबर करने के लिए यहाँ पे बैलेंस प्लेस किया है ताकि दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं। अकाउंटेंट की जिंदगी का मेन मकसद ही चीज़ों को बैलेंस रख के चलाना होता है। तो ये चीज़ बैलेंस नहीं आ रही है, हमें बैलेंस करनी पड़ी है, इस वजह से हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर सप्लाईज हैं, सप्लाईज की हैवियर साइड डेबिट साइड थी, 32,000 तो थे यहाँ पे, 3200, लेकिन क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं था, तो हमें यहाँ पे बैलेंस प्लेस करना पड़ेगा। यार क्या हो गया इसको, 3200 यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा और साथ में लिखना पड़ेगा कि भाई ये बैलेंस बैलेंस है, ये किसी ट्रांजैक्शन की वजह से ये अमाउंट नहीं आई है, ये अमाउंट किसी ट्रांजैक्शन की वजह से नहीं आई है, बल्कि ये हमें बाकायदा यहाँ पे बैलेंस प्लेस करना पड़ा है ताकि अकाउंट जो है वो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ सके। फिलहाल डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रही थी, हमने इक्वल करने के लिए बैलेंस यहाँ पे प्लेस किया है। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। और ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास दोनों साइड, यहाँ पे एक इफेक्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है जबकि जर्नल में दोनों इफेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते थे। तो एक इफेक्ट रिकॉर्ड करने की वजह से ये होगा कि चीज बैलेंस नहीं होगी। 3200 डेबिट साइड पे तो आ गया, क्रेडिट साइड पे आ ही कुछ नहीं रहा, तो बैलेंस कैसे हो? इसी तरह बाकी चीजों के साथ भी है। अकाउंट्स पेबल में ये साइड हैवियर है, 3200 हैवी अमाउंट है, 1800 जो है वो लाइटर अमाउंट है। हमें यहां पे बैलेंस प्लेस करना पड़ेगा और इसकी अमाउंट कितनी है जी? 3200 में से 1800 निकाल दें तो 1400 जो है वो 1400। 1400 का हमारे पास आ गया बैलेंस। इसी तरह अब ये सारी जो अमाउंट्स हैं कैश के अकाउंट में, चलें इसका बैलेंस जरा कैलकुलेट करके बताएं। 36,750 में से ये सारी अमाउंट्स माइनस करें जो क्रेडिट साइड पे हैं, ये हैवियर साइड है, इसमें से सारी अमाउंट्स माइनस करें, मुझे बैलेंस 25,300। कितना? 25,300। बैलेंस आ गया 25,300। यस सर। अच्छा, सेल्स कमीशंस का बैलेंस कितना आ रहा है जी? 36,750 होगा। 36,750 ही होगा क्योंकि दोनों साइड्स बराबर करने के लिए हमें यही अमाउंट वहां पे प्लेस करनी पड़ेगी। और इसी तरह ये डिविडेंड्स की अमाउंट कितनी थी यार? डिविडेंड्स की अमाउंट नीचे गायब हो गई है। अच्छा, नीचे चली गई है, 3,000 थे। और इसकी अमाउंट थी 4,000। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो अकाउंट्स रह गए हैं बैलेंस करने के लिए, ये 5 अकाउंट्स रह गए हैं, इनका बैलेंस बहुत इजी है। इसका बैलेंस जो होगा वो 4,000 ही होगा। इसका बैलेंस जो है वो
इसका बैलेंस जो है वो 3000 ही होगा। और जो इसका बैलेंस है वो 2500 ही होगा। हम कर देते हैं जी ग्रीन, इसको भी कर देते हैं ग्रीन, इसको भी कर देते हैं ग्रीन। ये हो गया येलो, हैवियर साइड थी, हैवियर साइड थी और हैवियर साइड थी। अच्छा जी, फिर हमारे पास ये वाले अकाउंट्स हैं। इसमें जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये 1200 होगी और इसमें जो बैलेंस होगा वो होगा 3750। इसको भी ग्रीन कर देते हैं और इसको भी ग्रीन कर देते हैं। और ये हैवियर साइड्स थी तो अच्छा जी, अब तो हमने ये तो हमारा बैलेंसिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बैलेंसिंग हमने देख ली कि ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस जो है वो हर दफ़ा इसी साइड पे आ रहा हो, एक साइड पे ही आ रहा हो। कैपिटल स्टॉक का हमने बैलेंस देखा कि वो डेबिट साइड पे आ रहा है। बैंक का हमने बैलेंस देखा कि वो डेबिट साइड पे आ रहा है। सप्लाईज का हमने बैलेंस देखा कि वो भी क्रेडिट साइड पे आ रहा है और वगैरह वगैरह, यानी किसी साइड पे भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यानी फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों के लेवल पे चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जो है वो नहीं होने लगी हैं। लेकिन बहरहाल अब इन बैलेंसिंग तो हमने सीख ली कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। जो एक और चीज यहाँ कि अब इस बैलेंस को नाम दिया क्या जाए। बैलेंस करना तो सीख लिया हमने, इस बैलेंस को नाम क्या दिया जाए। तो ये जो बैलेंस है इस बैलेंस को, अब क्योंकि ये डेबिट साइड हैवी होने की वजह से आया है, हैवियर साइड डेबिट थी, तो इसका मतलब है हैवियर साइड डेबिट थी तो ये बैलेंस भी डेबिट बैलेंस कहलाएगा। जैसे वो एक होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही रूल जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि जो साइड हैवियर है बैलेंस भी उसी का ही कहलाएगा। मसलन डेबिट साइड हैवी थी तो सॉरी यार, वो असल में आज सुबह आपको पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, मलेशिया से पीएचडी कर रहा हूँ। तो वो आज सुपरवाइजर के साथ मेरी वो थी मीटिंग थी, तो मैंने भी वो थी भी सुबह सुबह क्योंकि वो हमसे 3 घंटे आगे हैं। तो मीटिंग मेरी तकरीबन कोई सुबह 7:30 के करीब शुरू हुई है, तो वो ख़त्म बहुत लेट हुई। मुझे उस वक्त असल में आइडिया रहा नहीं कि मैं उठ के और इसको लैपटॉप के चार्जिंग पे लगा दूं। तो और मुझे ये भी नहीं पता था कि अब लाइट चली जाएगी और पता नहीं मेरे वो यूपीएस को भी क्या हो गया कि वो भी जवाब जल्दी दे गया कि वो पता नहीं या तो सुबह से ही लाइट नहीं थी या जो भी, मुझे उसका भी अंदाज़ा नहीं रहा। तो उसकी भी बस हो गई है, तो इसका मतलब है कि लाइट काफ़ी देर की नहीं है।
तो अभी ये लैपटॉप की चार्जिंग भी मेरी गड़बड़ हो गई है। जल्दी से ये चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ जो लाजमी हैं जो कि समझनी है। स्क्रीनशॉट इसकी ले लें, इन चीज़ों की। और एक मिनट, ये अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बैलेंस फिर आपने जो, अगर हमारा ये रह जाता है तो बैलेंस आपने इसको खुद करना है। और इसके ऊपर फिर सिर्फ जो बैलेंसिंग वाला है वो मैं लेक्चर अलहदा से रिकॉर्ड करके वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा। नेक्स्ट टाइम फिर हम यूं कर लेंगे, क्योंकि आई डोंट, अगर इतनी लंबी गई भी है तो आई डोंट थिंक कि ये जल्दी बिजली आने लगी है। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम या तो यूं कर लेंगे कि टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, जो आज हमारा जो रह गया है, तो या किसी और दिन हम यूं कर लेंगे कि टाइम अकोमोडेट कर लेंगे, अदर देन सैटरडे वर्किंग डेज में ही कोई एडजस्टमेंट जो है वो हम करेंगे। ठीक है, तो एक ओके तो सर, इसकी ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपने अभी कंप्लीट करना जरूर है। और अब इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें। फाइल अच्छा, इसमें आपके साथ फाइल आपके क्या साथ कंप्लीट करना है? फाइल आपके साथ मैंने पहले भी शेयर की हुई है, ये फाइल भी शेयर किए देता हूं, ताकि इन केस के अगर, तो आपके पास फाइल भी मौजूद हो। अच्छा, तो यहां तक हमने ये देखा कि बैलेंस हमने प्लेस किया, और अब ये क्योंकि क्रेडिट साइड हैवियर थी, कैपिटल स्टॉक की कैपिटल स्टॉक की क्रेडिट साइड हैवियर थी, तो ये वाला जो बैलेंस होगा ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। जो ये ग्रीन जो आ रहा है, ये है तो डेबिट साइड पे, लेकिन ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। इसी तरह ये वाला ग्रीन बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे, लेकिन ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये डेबिट साइड के हैवियर होने की वजह से आया है। और कैपिटल स्टॉक का बैलेंस आ तो डेबिट साइड पे रहा है, लेकिन कहलाएगा ये क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये क्रेडिट साइड के हैवियर होने की वजह से यहां प्लेस किया गया है। इसी तरह सप्लाईज का ये जो बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? क्रेडिट। डेबिट। डेबिट बैलेंस। डेबिट ये कर। डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि ये डेबिट साइड के हैवी होने की वजह से प्लेस किया गया है। अकाउंट्स पेबल का ये बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड के हैवी होने की क्रेडिट वजह से, बैलेंस। तो ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। कैश का ये बैलेंस, जो कि आ क्रेडिट साइड पे रहा है, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि ये डेबिट साइड के हैवी होने की वजह से प्लेस किया गया है। इसी तरह सेल्स कमीशन का जो ये बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट साइड के हैवी होने की वजह से प्लेस किया गया है। ऑफिस रेंट, क्योंकि डेबिट साइड हैवी थी, इस वजह से ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। डिविडेंड्स, क्योंकि डेबिट साइड हैवी थी, इसलिए ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ऑटोमोबाइल रेंट, क्योंकि डेबिट साइड हैवी थी, इसलिए ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। जो साइड हैवियर है, बैलेंस का नाम वही इस्तेमाल किया जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस, डेबिट साइड हैवी थी, तो ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ऑफिस सैलरीज डेबिट साइड हैवी थी, इस वजह से ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो नाम जो है, ये जो लास्ट पॉइंट, ये जो हमने चीजें सीखी हैं, इसमें से बैलेंस, लाइट गई है यार।
सर का लैपटॉप बंद। लैपटॉप बंद हो गया सर। लेकिन सर अभी मीटिंग में ही है। लेफ्ट हो गए। चलो कोई नहीं। हाँ हाँ, अरे अटेंडेंस हो गया, सर ने आपकी नहीं लगाई, आप एब्सेंट हैं ना। लीव कर दो यार, खत्म हो गई है।